अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं सुल्तान की करारगाह से निकलकर जैनब आगे बढ़ ही रही होती है कि पीछे से काजी फाजिल उसे आवाज देकर रोक लेते हैं। तो जैनब उनसे पूछती है, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? मैंने जो कहना था वो कह दिया। लेकिन काजी फाजिल कहते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। ऐसा मत करो जैनब, हम दोनों बरसों तक खामोशी के आजाब में मुब्तला रहे। चंद बातों से हमारे दरमियान सब खराब न करो। मैं हर रात तुम्हें अपने ख्वाबों में देखता हूँ और मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नतीजा हमेशा मायूस कुन रहा। ख्वाबों से जागने के बाद ऐसी हकीकत की तरफ जहां तुम्हारा वजूद नहीं है बहुत तकलीफ देता है। ये नाकाबिले बयान है। तो जैनब कहती है, मैं कहती थी कि तुम शायद एक दिन आकर मुझे ढूंढोगे। अगर तुम मेरे भाई को नहीं बचा सके तो मेरा दुख बांटोगे, मेरे अंदर की तबाही खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे जवाब की मुंतजर रही है। मैं हमेशा तुम्हारा वफादार रहा हूँ और मेरी वफादारी आखिरी सांस तक रहेगी। तो जैनब कहती है, लेकिन सदाकत और मोहब्बत को सबूत की जरूरत है। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे चेहरे की झुर्रियां देखो। मेरी आंखें रो रो कर थक चुकी हैं। मुझे अपने दिल में दोबारा उम्मीद पैदा करने का एक मौका दो। तुमने सुल्तान की बात सुनी है, हम इस मामले में हार नहीं मानेंगे। तो जैनब पूछती है, आगे क्या होगा? तो काजी फाजिल कहते हैं, सालों जाया होने के बावजूद हम अपने जख्मों पर मरहम रखेंगे। मगर जैनब कहती है, बहुत देर हो चुकी है फाजिल, सब कुछ माजी में रह गया है। इसके साथ ही जैनब आगे बढ़ती है तो काजी फाजिल कहते हैं, ए मेरे दिल की जीनत, मत जाओ। यह सुनते साथ ही जैनब उस लम्हे को याद करती है जब उसने काजी फाजिल को एक रुमाल दिया था और कहा था, ये तुम्हारे लिए है। तो काजी फाजिल ने कहा था, जब तक मेरा दिल सीने में है मेरी आंखें ना कोई तहरीर देख सकेंगी और ना ही किसी की तरफ मुतवज्जा होंगी। तो जवाबन जैनब ने कहा था, वक्त सब कुछ पुराना कर देता है मेरे फाजिल, और ये जीनत एक दिन मुरझा जाएगी, और जब वो दिन आए तो इस रुमाल पर कढ़ाई हमारे जज्बात की तर्जमान होगी। तो काजी फाजिल ने कहा था, तो फिर मैं ये अहद करता हूँ, ये जिंदगी भर मेरे दिल में रहेगा। इस ख्याल के बाद काजी फाजिल जैनब के पास आते हैं और वही रुमाल निकालते हुए कहते हैं, मैंने अपना वादा निभाया, मैंने इसे अपना जीवन साथी तस्लीम किया। मैंने तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाला। तुम आज भी मेरे दिल की जीनत हो। ये रुमाल इस बात का सबूत है। ये सब देखने और सुनने के बाद जैनब गमगीन होते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी जानब कुदस में आगे बढ़ते हुए खादमा मारिया से कहती है, कैरक का नुकसान और बादशाह बाल्डोन की बीमारी का बिगड़ जाना, इसने लोगों में बड़ी बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया है। तो मारिया पूछती है, सलाहुद्दीन के बारे में क्या है? तो खादमा कहती है, कैरक और एबलन में उसकी फतुहात उसे कुदस के लोगों में एक नाकाबिले तस्खीर रहनुमा बना दिया है। सब लोग कह रहे हैं, बादशाह बाल्डोन जैसा बीमार बादशाह सलाहुद्दीन के खिलाफ कुदस का दिफा नहीं कर पाएगा। तो मारिया कहती है, वो शोर मचा रहे हैं कि यह बदसूरत और मकरूह है। उधर कमरे में बाल्डोन मास्क उतारे बहुत ज्यादा गमगीन बैठा हुआ होता है। बाल्डोन का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका होता है। सबीला उसके पास आकर पूछती है, बाल्डोन कैसे हो तुम? क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? तो बाल्डोन कहता है, मेरा चेहरा देखो, मैं देख रहा हूँ कि तुम कोशिश कर रही हो कि मुझे ना देखो। तुम अपने चेहरे पर दर्द के साथ साथ बेजारी के तासरात को भी छुपा रही हो। तो सबीला गमगीन होते हुए कहती है, नहीं नहीं, यह सच नहीं है। तो बाल्डोन कहता है, मैंने हमेशा इस बीमारी को अपने दिमाग में जीरा को गिराते हुए देखा है जो खुदा ने मुझे दी है। यह वही जीरा है जो तवील अरसा पहले मुकद्दस प्याला तलाश करने में मेरी मदद की। इसने मुझे सलाहुद्दीन को शिकस्त देने में मदद की, जिसे नाकाबिले तस्खीर कहा जाता था। बहन, अब क्या होगा? यह जीरा जो खुदा ने मुझे दी थी क्यों गिरने लगी है? तो सबीला गमगीन होते हुए उसके पास बैठ जाती है और कहती है, ऐसा मत कहो, तुम्हें शिफा मिलेगी। मगर बाल्डोन कहता है, नहीं, मैं मर रहा हूँ, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। अब आप जाएं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तो सबीला जाने ही लगती है तो वो कहता है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी सल्तनत और अपने शहर का दिफा नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरी जरा का आखिरी टुकड़ा नहीं गिर जाता। मैं हार नहीं मानूंगा। यह सुनते साथ ही सबीला मुतमईन होकर चली जाती है और वो कमरे के बाहर आते साथ ही बहुत ज्यादा गमगीन दिखाई देती है। और वहां से गुजरने वाली मारिया उसे देखकर उसके पास आती है और कहती है, बादशाह की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है और तुम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हो। तुम्हें इससे बहुत तकलीफ होती होगी। तो सबीला कहती है, मुझे तुमसे किसी भी किस्म के हकायक सुनने की जरूरत नहीं है। तो जवाबन मारिया कहती है, मैं अकेले नहीं हूँ जो इसके बारे में सोच रही हूँ शहजादी। किले के बाहर पूरा शहर इस हकीकत के बारे में बात कर रहा है और ये कि बादशाह अपनी बीमारी की वजह से सलाहुद्दीन के खिलाफ कुदस का दिफा नहीं कर सकेगा। तो सबीला गुस्से में पलटते हुए कहती है, बादशाह बाल्डोन अब भी तख्त पर है और वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। तो मारिया कहती है, तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा शहजादी। तुम्हारा भाई बाल्डोन मर जाएगा और उसके बाद तख्त तुम्हारे शोहर लाडगाय के कब्जे में चला जाएगा, जिसे तुमने विलियम के साथ मिलकर कत्ल करने की कोशिश की। जिस शख्स को उसकी बीवी कत्ल करना चाहे तो यकीनी तौर पर वो तख्त पर बैठने का लायक तो नहीं है। अब इसलिए जो काम तुम मुकम्मल नहीं कर सकी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे उसकी जान बचाने पर इतना ज्यादा अफसोस होगा। तो सबीला पूछती है, आगे क्या होगा? तो मारिया कहती है, तुम तख्त की वाहद वारस होगी। फिर तुम सलाहुद्दीन के खिलाफ कुदस का दिफा करने के लिए सबसे मौजूद तरीन शख्स को मुकर्रर करोगी और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सलाहुद्दीन के खिलाफ
इस शहर का दिफा बालन के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो सबीला उससे कहती है, क्या तुम ये बालन की बीवी के तौर पर ये कह रही हो? तो मारिया कहती है, मैं ये किसी ऐसे शख्स के तौर पर कह रही हूँ जो कुदस को दहाने पर देख रहा है शहजादी। कुदस की बकाया लाडगाय की मौत और बालन का शहर को बचाने के जरिए मुमकिन है। ये हमारा वाहिद मकसद है। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है और सबीला सोच में पड़ जाती है। दूसरी जानब शोबक किले में बोजोक अपने साथियों के पास पहुंचकर कहता है, एक दस्ता रास्ते को महफूज बनाने के लिए महल से निकल पड़ा है। मुझे पता चला है कि वो किस तरह हमला करने का इरादा रखते हैं। वो दूर से तेजी से और मुंतशर अंदाज में हमला करेंगे और इस तरह हदफ को गुमराह करेंगे। जाहिर है कि उनके पास तादाद कम है। तो कराकोश कहता है, उनके पास मारने और मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो गोकबोरू कहता है, हमें जल्दी करना होगी। अल्लाह न करे कि अगर इस सूरत हाल के बारे में खलीफा ने सुन लिया तो हमारे सुल्तान मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर आतरस कहते हैं, फिर हमारे पास शाम वापस लौटने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। दूसरी जानब मार्कोस बालन से कहता है, मेरे कौंत, हम चाहे जितनी ही कोशिश कर लें सलाहुद्दीन के कमांडर किला हवाले नहीं करेंगे। तो बालन कहता है, वो जानते हैं कि हमारी तादाद कम है, क्या फौजियों ने किला छोड़ दिया? तो जवाबन मार्कोस कहता है, जी मेरे कौंत, छोड़ दिया, लेकिन आप कहीं वैसा करने का इरादा तो नहीं रखते जैसा मैं सोच रहा हूँ? तो बालन कहता है, बिल्कुल, हम वैसा ही करेंगे। अगरचा कैरक में हम उनसे ज्यादा मजबूत थे, लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकाल फेंका, मगर वो अब हमसे ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए हम उन्हें अब लालच देने का तरीका इस्तेमाल करेंगे। फौजियों को तैयार करो मार्कोस, हम शोबिक जाएंगे। दूसरी जानब अलीसा और माइल्स सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, खबर अच्छी नहीं है। शहर के मुअज्जिज़ीन महल में गए, उन्होंने आपके खिलाफ काजी फाजिल को जिंदान से रिहा करने की शिकायत दर्ज करवाई है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, यही वो मौका है जिसकी तलाश अमीर का इमाज कर रहा था, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा था। तो माइल्स कहता है, जैसा कि आपकी तवक्को थी सुल्तान हजरत, उसने मामलात को मजीद खराब कर दिया है। तो अलीसा कहता है, इस तरह बाजार में अयूबियों के खिलाफ दुश्मनी की कैफियत पैदा हो गई है। तो सुल्तान कहते हैं, हलब के अमीर खामोशी से खड़े नहीं रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि वो दोबारा सलीबियों के साथ मुतहद हो जाएंगे। यकीनी तौर पर इस मामले में किसी काफिर का हाथ लगता है। यह सुनते साथ ही बोरो उस लम्हे को याद करता है जब महल में अमीर कायमाज उनसे बात करते करते बार बार एक जानब देख रहा था। तो बोरो इस बात को महसूस कर गया था और फिर इस ख्याल के बाद बोरो कहता है, भाई जब हम कमरे में गए तो यूं लगा कि जैसे हमारे अलावा कोई और भी कमरे में था। कायमाज उसे सामने नहीं लाना चाह रहा था, मगर बोलते हुए उसकी जानब बार बार देख रहा था। तो सुल्तान कहते हैं, ये वाज़ेह नहीं है कि वो क्या साजिश कर रहा है। उन पर अपनी नजरें जमाए रखो। उन्होंने जो हंगामा बर्पा किया है, हमें उसकी मज़ाहमत करनी होगी, वरना अगर अवाम हमसे नाराज होगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी जानब शोबिक में बोजोक भागता हुआ अपने साथियों के पास आता है और उनसे कहता है, निगरानी करने वाले फौजियों की तरफ से खबर है, बालन और उसकी फौज शोबिक की जानब पेशकदमी कर रही है। तो गोकबोरू कहता है, उस कमीने ने दस्ते के किले से निकलने का फायदा उठाया और फरार हो गया। चलो चलते हैं। अगर हम अचानक से उनके सामने उस जगह से नमूदार हुए जहाँ से उन्हें तवक्को भी ना हो तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। यह कहते और सुनते साथ ही वो सब निकल पड़ते हैं। उधर जंगल में से बालन अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। इसी लम्हे एक सिपाही भागता हुआ उसके पास आता है और एक खत देता है। बालन पूछता है, ये किसकी तरफ से है? तो सिपाही कहता है, एक खास शख्स की तरफ से। बालन जब खत खोलकर पढ़ता है तो मार्कोस पूछता है, मेरे कौंत, क्या कोई बुरी खबर है? तो बालन कहता है, ये इस बात पर मुनहसर करता है कि हम इसे किस तरह देखते हैं। हम वापस जाएंगे मार्कोस, एक ज्यादा जरूरी और अहम काम हमारा मुंतजर है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक सराय में अमीर कायमाज का आदमी लोगों को सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ भड़का रहा होता है, मगर दूसरी जानब बैठे कुछ लोग सुल्तान के हक में बात कर रहे होते हैं। बहसे मुबाहसा के दौरान उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों अतराफ के बहुत से लोग आपस में टकरा जाते हैं। सराय मैदान जंग का मंजर पेश करने लग जाता है। विलियम एक साइड पर खुद को छुपाए बैठा हुआ होता है। लोग एक दूसरे पर टूट रहे होते हैं, थप्पड़, लाते, मुक्के, घोंसे सब कुछ मार रहे होते हैं। इसी लम्हे जंगी सिपाही वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, दस्तूर, सुल्तान आ रहे हैं। और फिर पीछे पीछे सुल्तान अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं। सुल्तान अपनी हिमायत करने वाले को सहारा देकर खड़ा करते हैं और कहते हैं, इस शख्स पर जुल्म करने की बजाय तुम लोगों ने जो कुछ कहना है मुझसे आकर कहो। और फिर कायमाज का आदमी आगे बढ़ता है और कहता है, जो जंगी रियासत के हुक्म को तस्लीम नहीं करता, हम भी किसी ऐसे शख्स को तस्लीम नहीं करते। आप इस्लामी इत्तेहाद की बात तो करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करते हैं। तो बोरो गुस्से से कहता है, जरा सोच कर बोलो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और फिर सुल्तान कहते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारी भागदौड़ किसके हाथ में है। बिलाशुबा आप में मुखलिस लोग भी हैं, लेकिन जान लें कि जब मामलात भड़केंगे तो सब कुछ जल जाएगा। इसी लम्हे काजी फाजिल आगे बढ़ते हुए विलियम के पास आते हैं। खूब जान लो इस शख्स को जो तुम्हारे कानों में मनफी बातें फूंकता है, और उनको भी जो मोमिनों में फितना फैलाने की साजिश करता है। आलम इस्लाम में तो फरका की कोई जगह नहीं, सिवाय इसके कि अगर उसमें सलीबियों का हाथ हो। विलियम को देखकर सुल्तान भी आगे आते हैं और फिर विलियम अपना चेहरा अयां कर देता है और सुल्तान उसे देखते ही चले जाते हैं।
तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।